आपका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश मार्गदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक शेयर एंड कमेंट करें तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में आपको अपडेट्स मिलती रहें। आज हम इंग्लिश का बेसिक पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सी परीक्षाएँ ऐसी होती हैं जहाँ पर बेसिक्स की आपको आवश्यकता पड़ती है। बात करें हम SSC की परीक्षाओं की, बात करें हम डिफेंस की परीक्षाओं की, अगर आप बात करें CDS की परीक्षा की तो आप पाएंगे कि लगभग 10 क्वेश्चंस बेसिक पार्ट से आए हुए थे। अगर आपको नहीं पता है कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें। माध्यम होता है किसका? एक दूसरे से वार्तालाप करने का। अगर बात करें हम इंग्लिश की तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश भी तो एक लैंग्वेज है। जब हम आपस में वार्तालाप करते हैं तो हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं या हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, या फिर आप कई देशों में पाएंगे कि अलग अलग भाषाओं का प्रयोग आपको अक्सर देखने के लिए मिलता है। फिलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। जब हम लैंग्वेज बोलते हैं, वार्तालाप करते हैं तो साउंड्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? साउंड्स निकलते हैं। अब वो साउंड्स जो है भाषा को बोलने के दौरान हम किसका यूज करते हैं? साउंड्स का यूज करते हैं। और साउंड्स को हम व्यक्त करते हैं किसके माध्यम से? लेटर्स के माध्यम से, या फिर किसके माध्यम से? सिंबल्स के माध्यम से। जो हम साउंड ध्वनि निकलती है, जिस ध्वनि का हम प्रयोग करते हैं उस ध्वनि को हम व्यक्त करने के लिए किसका यूज करते हैं? लेटर्स का या फिर सिंबल्स का। अगर हम बात करें इंग्लिश अल्फाबेट की, तो देयर आर 5 वॉवल्स। कितने होते हैं? कुल मिलाकर 5 स्वर होते हैं। आप वैल्यू जानते हैं आप। तथा 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर संख्या में बात करें तो हमारे वॉवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। तथा कॉन्सोनेंट्स हमारे कितने होते हैं? 21 होते हैं। लेकिन अगर मैं साउंड्स का जिक्र करूं, अगर मैं किसका जिक्र करूं? साउंड का जिक्र करूं, तो साउंड्स देयर आर 44 साउंड्स। अगर आप बात करते हो लेटर्स की तो देयर आर 26 लेटर्स। कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं। लेकिन आप बात करो किसकी? साउंड्स की, तो देयर आर 44 साउंड्स। कितनी साउंड होती हैं? 44 होती हैं। अब वॉवल जो साउंड क्रिएट करते हैं, वो टोटल 20 साउंड्स क्रिएट करते हैं। तथा कॉन्सोनेंट्स 24 साउंड्स क्रिएट करते हैं। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ साउंड्स इज 44। अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर कितना होता है भाई? 44 होता है। जबकि हम इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो ये डिफरेंस आता कैसे है? लेटर्स की बात कर रहे हैं हम, 26 हैं। साउंड्स की बात कर रहे हैं हम, 44 हैं। ये डिफरेंस कैसे है? थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। साउंड्स जो होते हैं वो किसके होते हैं? 5 वॉवल्स के होते हैं। और 21 कॉन्सोनेंट्स के जो साउंड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 24 साउंड्स होते हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ऐसा कैसे होता है। क्योंकि संख्या में कुल 5 वॉवल्स होते हैं, लेकिन जब हम साउंड का जिक्र करते हैं तो टोटल कितने निकलते हैं? 44 निकलते हैं। जब आप लाइक को लिखते हो तो यहां पर जो आई है वो किसकी ध्वनि निकालता है? आ की ध्वनि निकालता है। जब आप लिटिल लिखते हो, यहां पर आई जो है वो छोटी ई की ध्वनि निकालता है। और अक्सर करके आप कुछ एक नाम लिख लेते हो जैसे गीता, तो यहां पर जो आई है वो किसकी ध्वनि निकाल रहा है? बड़ी ई की ध्वनि निकाल रहा है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो अक्षर है, जो आपका लेटर है वो क्या है? आई है। लेकिन वो साउंड क्या निकाल रहा है? डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे हम देखें, रेट क्या निकाल रहा है? रेट। ऐसे बेटा हम देखें रमन,
ऐसे देखें बेटा रैम। तो कुल मिलाकर हमारा वर्ड क्या है, रैट है। जब हम साउंड देखते हैं किसका, ए का, तो यहां पर जो ध्वनि निकलती है वो किसकी निकलती है, बड़ी ए की निकलती है। यहां पर साउंड देते हैं हम ए का, तो क्या निकलता है, छोटे अ की ध्वनि निकलती है। और यहां पर देखते हैं तो बड़ी ए की ध्वनि निकलती है। तो इसी प्रकार एक ही वॉवल क्या कर रहा है, डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या हो रहा है, एक ही वॉवल डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। जब हम बात करें मंकी की, अब यहां पर जो ध्वनि निकल रही है ओ की, वो क्या निकल रही है, अ निकल रही है। अगर बात करें हम होप, यहां पर ओ की ध्वनि क्या निकलती है, छोटे ओ की निकलती है। तो कहने का मतलब इसी प्रकार हर एक वॉवल क्या होती रखता है, हर एक वॉवल अपनी डिफरेंट साउंड रखता है। हर एक वॉवल क्या रखता है, अपनी डिफरेंट साउंड रखता है। तो इसी प्रकार जब टोटल काउंट करते हैं हम, तो टोटल काउंट 5 वॉवल्स होते हैं और उनकी साउंड्स कितनी आ जाती हैं, 20, और 21 कंसोनेंट्स होते हैं, लेकिन साउंड्स कितनी आती हैं, 24। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार 5 वॉवल्स 20 साउंड्स क्रिएट कर देते हैं। बाकी डिटेल डिस्कशन हम बाद की वीडियो में कर लेंगे कि 5 वॉवल से कैसे कैसे 20 साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, जिक्र करें किसका हम, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स का। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या प्रोड्यूस करता है, जिक्र करें हम किसका, ग्रुप ऑफ लेटर्स का। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स आप कहोगे क्या बनाता है, वर्ड बनाता है। क्या बनाता है, वर्ड बनाता है। चलो बना के देखते हैं। हमने क्या रख दिया, YSK, और लिख दिया YSK। इज दिस अ वर्ड, नो दिस इज नॉट अ वर्ड। क्यों नहीं है भाई, क्या कारण है। आप कहोगे कि दिस इज नॉट अ वर्ड बिकॉज इट गिव्स नो सेंस, ये मीनिंगफुल नहीं है। यानी जब हम क्या करते हैं, लेटर्स को पास पास रखते हैं, किसको रखते हैं पास पास, लेटर्स को रखते हैं। तो लेटर्स कैसे होने चाहिए, 2 चीजें देकर चलते हैं। एक तो वेल अरेंज्ड होने चाहिए, क्या होने चाहिए वो, वेल अरेंज्ड। दूसरी बात, वो मीनिंगफुल होना चाहिए वर्ड हमारा। कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल। यानी YSK हमारा कोई वर्ड नहीं है, बल्कि वास्तविक जो वर्ड होता है वो क्या होता है, इसका ही होता है। उसी प्रकार हम लिख लें EPN। EPN जैसा कोई वर्ड होता है, नो, देयर इज नो वर्ड लाइक EPN। आप क्या कहोगे, वर्ड क्या होता है, पेन। वर्ड क्या होता है, पेन। तो कहने का मतलब यहां से ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स तब तक वर्ड नहीं हो सकता है जब तक वह वेल अरेंज्ड ना हो और साथ साथ उसका क्या ना निकल रहा हो, कोई मीनिंग ना निकल रहा हो। हम क्या नहीं कहेंगे, उसको एक शब्द नहीं कहेंगे। अब थोड़ा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, थोड़ा ध्यान से समझना। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैक्सिमम बच्चों का आंसर होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है, एक सेंटेंस होता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक फ्रेज भी हो सकता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक क्लॉज भी हो सकता है, और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हो सकता है, एक सेंटेंस भी हो सकता है। हम कहना चाहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या कहना चाहते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हो सकता है, हमने क्या लिखा है, एक फ्रेज भी हो सकता है, वो एक क्लॉज भी हो सकता है, और वह एक सेंटेंस भी हो सकता है। अब नंबर 1 डिस्कस करते हैं किसको, फ्रेज को। फ्रेज क्या होता है, अभी आपने कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज का कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, लेकिन पार्शियल सेंस निकलता है। आप कहोगे इट हैज सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। इसका क्या निकलता है भाई, कुछ अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। तीसरा पॉइंट, इट हैज नो सब्जेक्ट ऑब्लिक वर्ब। एक फ्रेज में न तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब होती है। तो आप कह सकते हो फ्रेज क्या होता है भाई, वाक्यांश होता है। क्या डेफिनेशन बनाई हमने, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। दूसरी बात हमने क्या बताई कि इसका कुछ अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता।
तीसरी बात हमने क्या कही कि एक फ्रेज के अंतर्गत न तो सब्जेक्ट होता है और ना ही क्या होती है, कोई भी वर्ब होती है। थोड़ा सा मैं डिस्कस करूं। मैंने लिखा अ गुड बॉय, क्या यह कोई फ्रेज है, क्या कोई सेंटेंस है, क्या कोई क्लॉज है? आप कहोगे कि भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इट मींस ये फ्रेज हो सकती है। आगे हमने देखा इट हैज सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। हाँ, कुछ अर्थ निकल रहा है लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। तीसरी बात कही हमने इट हैज नो सब्जेक्ट ऑब्लिक वर्ब, इसमें न कोई सब्जेक्ट है न कोई वर्ब है। तो हम कह सकते हैं कि वाक्यांश फ्रेज वह होता है जो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपना कुछ मीनिंग होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। तीसरी बात, कोई सब्जेक्ट और कोई वर्ब नहीं होती है। एक अच्छा लड़का। अब मैं आपसे पूछूं ये क्या चीज है, तो आप कहोगे, मैं कहूं कि यार सेंटेंस है ये, आप कहोगे यार सेंटेंस नहीं है। मैं कहूंगा आपसे क्लॉज है, आप कहोगे क्लॉज नहीं है। तो क्या कहोगे, यह एक फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। क्या मतलब होता है इसका? झगड़े की जड़। क्यों है फ्रेज? वही चीजें लौट कर आप बताओगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका कुछ मीनिंग है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अगली बात, इसमें कोई भी सब्जेक्ट और कोई वर्ब नहीं है। अगर मैं करूं टाइप की बात, तो देयर आर, मैं आपको सिर्फ मेन टाइप्स बता रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फ्रेजेज होती तो कई प्रकार की हैं लेकिन आपको 3 प्रकार में बता देता हूं जो मेन है, इंपॉर्टेंट है। नाउन फ्रेज, एक आपका होता है एडवर्ब फ्रेज, और तीसरा आपका होता है एडजेक्टिव फ्रेज। कुल मिलाकर फ्रेज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला नाउन फ्रेज, दूसरा एडवर्ब फ्रेज और तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज। थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कब नाउन फ्रेज होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड का किसके स्थान पर यूज कर लो? सब्जेक्ट के स्थान पर कर लो तो वह क्या कहलाता है? नाउन फ्रेज कहलाता है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम केम टू मी। आपसे पूछूं मैं कि यहां पर राम क्या है, तो आप जवाब दोगे क्या है? एक सब्जेक्ट है। क्या है? एक सब्जेक्ट है। साथ ही साथ मुझे जवाब दोगे क्या है? एक नाउन है। क्या है? एक सब्जेक्ट है तथा साथ ही साथ क्या है? कि ये नाउन है। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा यहां पर चेंज करता हूं और लिखता हूं अ गुड बॉय केम टू मी। अब मैंने क्या लिख दिया? अ गुड बॉय केम टू मी। और मैं आपसे पूछूं कि यहां पर ये क्या है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, केवल आपको इस हिस्से को बताना है, मैं पूरे सेंटेंस की बात नहीं कर रहा। मैं बस ये पूछना चाहता हूं जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है। आपने कहा कि भाई फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है? अब यहां पर क्योंकि ये किसके स्थान पर आया है? सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। किसके स्थान पर आया है? सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। और हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाली चीजें क्या होती हैं? नाउन होती हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर ये कार्य कर रहा है किसका? नाउन फ्रेज का। क्यों कर रहा है नाउन फ्रेज का? क्योंकि यह सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, और जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसके स्थान पर आता है? सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, तो वह क्या कहलाता है? हमारा नाउन फ्रेज कहलाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई मेट अ ब्लाइंड बॉय। आई मेट अ ब्लाइंड बॉय। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर अ ब्लाइंड बॉय क्या है? आप बताओगे फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है? अब थोड़ा सा देखते हैं। जब मैंने लिखा राम केम टू मी, आपने बताया कि राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है तथा क्या है? नाउन है। अब थोड़ा सा मैं सेंटेंस बदल दूं और मैं ऐसे लिख दूं आई मेट राम, और मैं आपसे पूछूं कि राम क्या है, तो आप बताओगे ऑब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एक नाउन है। तो उसी प्रकार यहां पर देखें, ये सब्जेक्ट हो गया आपकी, ये वर्ब हो गई, और यह पूरा का पूरा हिस्सा किसके स्थान पर आया है? अगर मैं बात करूं इस पूरे हिस्से की, तो यह आया किसके स्थान पर? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने वाली चीजें क्या होती हैं? नाउन होती हैं। तो अब यह क्या हो गया आपका? नाउन फ्रेज। क्या हो गया आपका? नाउन फ्रेज। क्यों हो गया? क्योंकि अब किसके स्थान पर आया? ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अगला डिस्कस करते बेटा हम एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज सामान्य तरीका है पहचानने का, ऐसा शब्दों का समूह जो आपको कब, क्यों, कहां, कैसे का उत्तर दे दे, वह आपका क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा। इट मीन्स व्हेन, वाई, वेयर और हाउ। एग्जाम्पल लिखते हैं। राम इज सिटिंग इन द रूम। और आपसे मैं पूछूं कि यहां पर अंडरलाइन वर्ड्स क्या है, तो आप बताओगे कि यह क्या है, क्या नाउन फ्रेज है ये। आप थोड़ा सा ऊपर मैच करोगे कि भाई क्या सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, नहीं आया, इट मीन्स यह नाउन फ्रेज नहीं है। आप आगे देखोगे क्या यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पर गलती करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट मान बैठते हैं। वो कहते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया, क्या है हमारा एक नाउन फ्रेज है, लेकिन नहीं, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आया। आप थोड़ा सा सेंटेंस रीड करें। ऑब्जेक्ट तो तब होता है जब वो हमें उत्तर देता है किसका, किसे या फिर किसको का, लेकिन यहां पर ये उत्तर दे रहा है किसका, राम बैठा हुआ है, कहां बैठा हुआ है, ये उत्तर दे रहा है हमें किसका, कहां का। और कहां का उत्तर देने वाले हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब फ्रेज होती हैं। इट मीन्स यहां पर ये हमारी कौन सी फ्रेज का काम कर रहा है, एडवर्ब फ्रेज। आई थिंक आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और थोड़ा सा आगे देखते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं। ही फॉट इन अ कावर्डली मैनर। थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूं मैं इसको। और आपसे पूछा जाए कि यहां पर ये कौन सी फ्रेज का कार्य कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दें। ही फॉट, वो लड़ा, अगर आप देखें तो ये वास्तव में उत्तर दे रहा है कैसे, यानी हाउ का। और हाउ का उत्तर देने वाले क्या होते हैं, हम पहले ही रीड कर चुके हैं, कौन सी फ्रेज होती हैं, वो एडवर्ब फ्रेज होती हैं। इट मीन्स ये यहां पर काम कर रहा है किसका, एडवर्ब फ्रेज का। किसका काम कर रहा है, एडवर्ब फ्रेज का। तो आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे नाउन फ्रेज क्या होती हैं, एडवर्ब फ्रेज क्या होती हैं। अब थोड़ा सा आगे चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज को। एडजेक्टिव फ्रेज को पहचानना बहुत आसान है। दो सेंटेंस लिखता हूं मैं, उसके माध्यम से आप पहचानेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि एडजेक्टिव होता क्या है। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। द वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। अब हम देखें, अ ब्लाइंड बॉय केम टू मी। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां पर उन्होंने शब्द देखा ब्लाइंड आया है और ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, तुरंत वो टिक कर देंगे कि यह क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। लेकिन ये गलत है, यह एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक नाउन फ्रेज है। क्या है, एक नाउन फ्रेज है। क्यों है भाई नाउन फ्रेज, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, यह पूरा का पूरा आया है किसके स्थान पर आया है, सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। और जब एक शब्दों का समूह किसके स्थान पर आता है, सब पर आता है, सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, तो वह क्या कहलाता है, नाउन फ्रेज कहलाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं लिखूं, अ ब्लाइंड बॉय विद हिज फादर केम टू मी। अब थोड़ा सा सेंटेंस को देखें। इस सेंटेंस में मुझे दो फ्रेज नजर आ रही हैं। एक तो फ्रेज ये है, फ्रेज 1, और एक फ्रेज ये है, फ्रेज 2। आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यह क्या होती है, आपकी एक नाउन फ्रेज होती है। अब बात आती है कि यह कौन सी फ्रेज है भाई, यह तो आपने नाउन फ्रेज लिख ली। तो ध्यान रखना, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन की विशेषता बताता है, वह क्या कहलाता है, आपका एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो यह जो आपको शब्दों का समूह दिखाई दे रहा है, यह किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज का कार्य कर रहा है। एक सेंटेंस और लिखें हम,
द पुअर बॉय इन द कॉर्नर इज माई फ्रेंड। अब थोड़ा सा देखें इसको, यहां पर हमने देखा यह भी एक फ्रेज है, थोड़ा सा आगे देखें हम, यह भी एक फ्रेज है। अब हमें पता है कि यह वाली जो फ्रेज है वो किसका कार्य कर रही है, नाउन फ्रेज का कार्य कर रही है। किसका कार्य कर रही है, नाउन फ्रेज का। लेकिन अब ये दूसरी वाली फ्रेज जो थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल लिखा था और कार्य कर रही थी किसका, एडवर्ब फ्रेज का, लेकिन यहां पर ये विशेषता बता रही किसकी, द पुअर बॉय की। और हम जानते हैं नाउन की विशेषता बताने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव। इट मींस ये कार्य कर रही है किसका, एडजेक्टिव फ्रेज का। आई थिंक आपका यहां पर अब क्लियर हो गया होगा नाउन फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें नाउन फ्रेज को, एडवर्ब फ्रेज को और एडजेक्टिव फ्रेज को। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं क्लॉज को। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज हमने क्या लिखा है, क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो क्या रखता है, विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्या होता है, जिसमें एक तो सब्जेक्ट होता है कम से कम, और क्या होती है, कम से कम एक वर्ब होती है। वह क्या होता है, हमारा क्लॉज होता है। इसकी अनदर डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम, इट इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग सेंटेंस। यह वास्तव में क्या होता है, एक बड़े सेंटेंस का ही एक हिस्सा होता है। अब थोड़ा सा देखते हैं, हमने क्या लिखा है, क्लॉज। अगर मैं क्लॉज को डिवाइड करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज। मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, या फिर आप कह सकते हो प्रिंसिपल क्लॉज, और एक आपका क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज। जो अपने आप में क्या हो, पूर्णार्थकता, वो हमारा क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। और डिपेंडेंट क्लॉज उसको कहते हैं जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। एक सेंटेंस लिखूं मैं, बहुत फेमस एग्जांपल है, बिफोर द डॉक्टर केम। मैंने क्या किया, बस इसको इतना ही लिखा और आपसे पूछा कि क्या यह सेंटेंस है। थोड़ा रीड करें इसको, क्या यह एक सेंटेंस है। आपने कहा कि यह सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस तो क्या रखता है, कंप्लीट सेंस रखता है, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं है। इसका मतलब इसमें कंजंक्शन ऐड हो रखी है और कहीं ना कहीं ये निर्माण कर रहा है किसका, क्लॉज का। किसका निर्माण कर रहा है, क्लॉज का। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, समझेंगे कौन से क्लॉज का निर्माण कर रहा है। एक और सेंटेंस लिख दूं मैं, द पेशेंट हैड डाइड। आपसे पूछूं यह क्या है, आपसे पूछूं यह क्या है, तो आप उत्तर दोगे कि यह एक सेंटेंस है। क्या है, एक सेंटेंस है, साथ ही साथ क्या है, एक क्लॉज भी है। यानी यहां से निष्कर्ष निकलता है कि हर एक सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज होता है। लेकिन हर एक क्लॉज क्या नहीं हो सकता है, सेंटेंस नहीं हो सकता है। जब किसी सेंटेंस का पूर्ण अर्थ निकल रहा हो तो वह आपका क्या होगा, क्लॉज भी होगा और साथ ही साथ क्या होगा, सेंटेंस भी होगा। लेकिन जिस हिस्से में आप क्या जोड़ते हो, कंजंक्शन जोड़ते हो, वह हमेशा क्या होता है, क्लॉज होता है, सेंटेंस नहीं होता। अब थोड़ा सा मैं इसको एक साथ लिख देता हूं। अब थोड़ा सा देखें, अगर मैं बात करूं यह पूरा का पूरा क्या है, हमने लिख दिया इसको, तो यह वास्तव में क्लॉज रिलेटेड सेंटेंस।
सेंटेंस ही है, एक प्रकार का बड़ा सेंटेंस है, लॉन्ग सेंटेंस है, लेकिन कैसा सेंटेंस है? क्लॉज रिलेटेड। यहां से यहां तक इसमें एक क्लॉज है और यहां से यहां तक इसमें क्या है? दूसरा क्लॉज है। ये क्लॉज 1 और यह वाला क्या है? क्लॉज 2 है। अगर आप डिस्कस करें यह कौन सा क्लॉज है, अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, स्वतंत्र है, इसलिए यह हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कैसा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। या फिर आप कह सकते हो कैसा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज है। आप शॉर्ट में लिख देता हूं, क्या कह सकते हो? यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। अब थोड़ा सा यहां पर देखें, यह कैसा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज है। कैसा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज है। या फिर आप कह सकते हो कैसा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कैसा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। डिस्कशन करेंगे हम क्लॉज का डिटेल्स में, तब देखेंगे। फिलहाल समझ लेते हैं कि यह हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है और यह क्या है? हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। इट मीन्स आप कह सकते हो सेंटेंस में और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है? सेंटेंस में और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा समझें। जब आप बिफोर द डॉक्टर केम कहते हो तो इसे आप सेंटेंस नहीं कहते, क्या कहते हो? इसे क्लॉज कहते हो। क्यों कहते हो क्लॉज? क्योंकि इसमें आपने एक तो कंजंक्शन का यूज किया है, साथ ही साथ जब इसका आप अर्थ निकालते हो तो इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। सेंटेंस ये कहता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, क्या होता है? सेंटेंस होता है। लेकिन अब थोड़ा दूसरा वाला सेंटेंस देखें, द पेशेंट हैड डाइड, इसका क्या है? कंप्लीट सेंस है। इट मीन्स यह एक सेंटेंस भी है, साथ साथ में यह क्या है? हमारा एक क्लॉज भी है। तो आई थिंक अब आपको क्लॉज समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज क्लॉज? आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें भाई क्या होता है? कम से कम एक सब्जेक्ट होता है और कम से कम क्या होता है? एक वर्ब होती है। क्लियर? शब्दों का ऐसा समूह जिसका क्या निकले? पूर्ण अर्थ निकले, क्या कहलाता है? एक सेंटेंस कहलाता है। शब्दों का एक ऐसा समूह जो क्या देता है आपको? कंप्लीट सेंस देता है, क्या कहलाता है? आपका सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जब हम लिखते हैं राम राइट्स अ लेटर, तो यह क्या है? आपका एक सेंटेंस है। क्यों सेंटेंस है? क्या ये क्लॉज नहीं है? क्या मैं इसको फ्रेज नहीं कह सकता? ये फ्रेज नहीं है। फ्रेज क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और साथ साथ में क्या है? एक वर्ब भी है। इट मीन्स यह फ्रेज नहीं है। क्या यह क्लॉज नहीं है? यस, आप कह सकते हो कि यह हमारा क्या है? सेंटेंस है। साथ ही साथ कैसा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, हर एक सेंटेंस क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस को हम दो प्रकार से बांटते हैं, एक तो मीनिंग के आधार पर और एक स्ट्रक्चर के आधार पर। जब हम बात करते हैं मीनिंग के आधार पर तो पहला प्रकार होता है एडजेक्टिव सेंटेंस, अगला इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड कंडीशनल सेंटेंस। अगर हम यहां पर देखें सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम तो एडजेक्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है आपका अफर्मेटिव और क्या होता है आपका नेगेटिव। उसी प्रकार से इंटरोगेटिव भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका बाय वर्ब और एक क्या होता है बाय वर्ड। आगे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेंटेंस है हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है मीनिंग के आधार पर और दूसरी कैटेगरी होती है स्ट्रक्चर के आधार पर। मीनिंग के आधार पर देयर आर टोटल 6 टाइप्स होते हैं और स्ट्रक्चर के आधार पर 3 टाइप्स होते हैं।